हाय स्टूडेंट। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करें। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। गंगा से उत्तर की ओर विदेह राज और दक्षिण की ओर मगध राज का उल्लेख महाभारत में मिलता है। वैदिक साहित्य में मगध के लोगों का उल्लेख व्रात्य अर्थात पतित के रूप में किया गया है। व्रात्य मतलब ये आपको पता होना चाहिए, व्रात्य मतलब पतित के रूप में किया गया है। मगध का इतिहास बिहार के लिए काफी गौरवमय रहा है तथा बाद में यही भारत का इतिहास बना। बृहद्रथ वंश पुराणों के अनुसार मनु के पुत्र सुधुमन थे, जिनके पुत्र गया ने बिहार के गया में शासन किया। इनके वंशजों को बाद में आर्यों ने समाप्त कर दिया और एक अन्य मान्यता के अनुसार कुरु वंश के राजा वसु के पुत्र बृहद्रथ ने मगध में बृहद्रथ वंश की स्थापना की। मगध को महत्व प्रदान किया। इस वंश में सामान्यतः 10 राजा हुए, जिसमें बृहद्रथ के सर्वाधिक प्रतापी राजा जरासंध हुए। जरासंध का नाम आप लोग जानते होंगे, महाभारत जो भी देखे होंगे या सुने होंगे महाभारत के बारे में, जरासंध के बारे में जो जानते होंगे। जरासंध के आसपास के क्षेत्रों पर जरासंध ने आसपास के क्षेत्रों पर प्रभाव जमाया। मथुरा के शासक कंस की बहन से विवाह रचाया और महाभारत के अनुसार पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को द्वंद्व युद्ध में पराजित कर मार डाला। इसके बाद जरासंध का पुत्र सहदेव शासक बना। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। ये जरूर याद रखिएगा। कौन था बृहद्रथ वंश का सबसे लास्ट शासक? तो रिपुंजय था, जिसको उसके एक मंत्री पुलिक ने मारकर अपने पुत्र को राजा बना दिया। एक अन्य दरबारी मही ने पुलिक और उसके पुत्र को मारकर अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया और बृहद्रथ वंश के समय मगध की राजधानी का नाम वसुमती था। तो ये जरूर याद रखिए, वसुमती या गिरिव्रज था या कुशाग्रपुर। ये तीनों नाम है, वसुमती, गिरिव्रज और कुशाग्रपुर। इसके बाद आता है हर्यक वंश और ये रियल में स्टार्ट होता है मगध वंश का। तो हर्यक वंश जो है, मगध में हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जो कौशल के प्रसेनजित और अवंती के चंड प्रघोत तथा महात्मा बुद्ध का समकालीन था। महावंश एक बुक है के अनुसार बिंबिसार को मात्र 15 वर्ष की आयु में उसके पिता मही ने 544 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठाया था। बिंबिसार ने 492 ईसा पूर्व तक मगध पे शासन किया। 544 से लेके 492 ईसा पूर्व तक। आपको ये भी लगेगा कि पीछे से कैसे किया, तो ऐसे देखिए, ईसा पूर्व यहाँ 0 है, ईसा मसीह के बर्थडे से तो ये यहाँ से ये जिससे ज़्यादा दूरी पे, तो यहाँ जो हुआ 544 ईसा पूर्व और इसके नज़दीक आ रहा है तो 492 ईसा पूर्व। तो ये ऐसे इधर से जा रहा है और यहाँ के बाद आता है, या इसके पहले तक जो कहलाएगा ईसा पूर्व और इसके पहले कहलाएगा सन इतना। जैसे अभी हम लोग 2022 में आ गए हैं, तो इधर से आ गए हैं 2022 सन 2022 में आ गया है और इधर जो है ये 0, इसके पीछे जो है वो ईसा पूर्व कहलाएगा। तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक 492 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। वस्तुतः बिंबिसार ने ही मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की शुरुआत की थी। तो यानी कि अगर मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो शुरुआत थी उस किसने की थी, अगर ये कहा क्वेश्चन में आता है या इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा बिंबिसार। उसने मगध एवं अंग के बीच की शत्रुता को समाप्त किया। और मगध कौन सा रीजन है, और अंग जो है भागलपुर वाला रीजन है। मगध जो है इधर पटना वाला पूरा है, पटना से लेके साउथ वाला जो भी है, गया है, नवादा है, नालंदा कह रहे हैं, औरंगाबाद है, ये सब जो है वो मगध का है। अंगराज को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौशल देवी लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना से और मद्र राज्य की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह कर इन तीनों राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। उस समय के राजा लोग शादी ही करता था अपने राज्य के विस्तार के लिए। कौशल नरेश ने बिंबिसार को दहेज में कसिया, आधुनिक काशी जो भी बनारस कहलाता है, वो बिंबिसार कौशल नरेश जो थे वो बिंबिसार को दहेज में कसिया, आधुनिक काशी नामक गांव दिया था। हालांकि बिंबिसार का अवंती राज से संघर्ष हुआ, लेकिन अवंती शासक
लेकिन अवंती शासक चंड प्रगोत के बीमार होने पे दोनों मित्र बन गए। और ये क्वेश्चन पूछेगा अवंती राज के अनुरोध पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य, तो पूछेगा कि राजवैद्य जीवक किसके शासनकाल में थे, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वो बिंबिसार के शासनकाल में थे और अवंती राज चंद्र प्रगोत के बीमार होने पे बिंबिसार उनको उनके उज्जैन भेजे थे। तो यानी कि अगर लड़ाई था फिर भी लेकिन एक दूसरे का हेल्प लोग करता था। भारतीय इतिहास में बिंबिसार को स्थायी सेना रखने वाला शासक माना जाता है तथा इस कारण से उसे सैनीय भी कहा जाता है। ये पूछेगा सैनीय किसे कहा जाता है, तो बिंबिसार को कहा जाता है। और उसने पहली बार सेना में हाथी का उपयोग किया। ये भी पूछता है कि सबसे पहले सेना में हाथी का उपयोग किसने किया, तो बिंबिसार ने किया। बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन उसके छोटे पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार को बंदी गृह में डाल दिया और स्वयं मगध का राजा बन गया। ज्ञातव्य है कि मगध की राजधानी राजगृह का निर्माण महागोविंद नामक वास्तुकार ने किया था। ये तो पूछा ही है बीपीएससी में, कितनी बार पूछा है कि राजगृह का निर्माण कौन सा वास्तुकार ने किया था, तो महागोविंद नामक वास्तुकार ने किया था, जो बिंबिसार के दरबार में था। और बौद्ध स्रोतों के अनुसार अजातशत्रु को अपने पिता के हत्यारा माना जाता है, लेकिन जैन स्रोत के इससे सहमत नहीं है। तो ये तो है, डिपेंड करता है कि कैसे उस समय मानते हैं लोग, कि स्रोत पे है। अब जैसे कि देखिए बौद्ध स्रोत है वो कहता है कि अजातशत्रु अपने पिता का हत्यारा था, लेकिन जैन स्रोत कहता है कि नहीं है। तो ये तो हम कोई नहीं बता सकता कि सही क्या था या गलत क्या था, लेकिन जो भी है अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक शासन किया और इस दौरान दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। पहला युद्ध कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ हुआ, जिसने काशी पर पुनः अधिकार कर लिया था, और अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित करके संधि पर बाध्य किया। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से विवाह किया और काशी के क्षेत्र को पुनः दहेज में प्राप्त कर लिया। दूसरा युद्ध वजी संघ के साथ हुआ। वैशाली पर अभियान में सुविधा के लिए अजातशत्रु ने गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पे पाटली ग्राम में एक सैनिक छावनी का निर्माण किया। और यहीं से जो पाटलिपुत्रा वाला जो भी पटना है वो पाटलिपुत्र बना। तो सबसे पहले जो था वैशाली के अभियान, जब वैशाली को जीतने वाले थे तो अपने लड़ाई को जीतने के लिए वो एक सैनिक छावनी बनाए थे गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पे, जो कालांतर में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ और मगध राज्य की राजधानी बना। भगवती सूत्र के अनुसार इस युद्ध में अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्साकार का सहयोग से वजी संघ में फूट डालकर शक्ति को कमजोर कर दिया और तत्पश्चात उसने वैशाली पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। इस प्रकार गंगा नदी के दोनों और मगध का आधिपत्य बन गया। अवंती के राजा द्वारा मगध पर आक्रमण की संभावना को देखते हुए अजातशत्रु ने राजगृह की सुरक्षा हेतु किलेबंदी कराई और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, ये याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय एक था संप्रदाय, उसके संस्थापक का नाम था मखली गोसाल की मृत्यु मगध लिच्छवी संघर्ष में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछेगा और आपको आना ही चाहिए। अजातशत्रु ने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। उसने युद्धास्त्रों में शिलाकंटक और रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज की। ये तो पूछेगा कि सबसे पहले कौन सा वो राजा था जो शिलाकंटक और रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्र को यूज किया था, तो कौन सा वो राजा था, तो वो अजातशत्रु था। अजातशत्रु बाद में 460 ईसा पूर्व में उदयी भद्र और उदयनी मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व उदयी भद्र या उदयनी मगध की गद्दी पर बैठा और 444 ईसा पूर्व तक शासन किया। महावंश के अनुसार उसने राजगृह के स्थान पे पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना और यहाँ एक किले का निर्माण कराया। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है और उदयनी के उत्तराधिकारी दुर्बल और अयोग्य थे। महावंश के अनुसार ये सभी प्रीतहंता भी थे, मतलब अपने पिता की हत्या कर दिए थे। अतः प्रजा ने उसकी सत्ता का 412 ईसा पूर्व तक अंत कर दिया और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। तो ये भी याद रखना है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक था। उदयनी क्या किया था, तो अपनी राजधानी राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र में ले आया था और पाटलिपुत्र का एक और नाम था कुसुमपुर नाम था। टाइम कम, उदयनी का राज करने का जो टाइम पीरियड था वो 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक। 412
ईसा पूर्व में हर्यक वंश की शासन खत्म हो गई थी। उसके बाद कौन सा वंश आया? शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदत्त को पदच्युत करके काशी का गवर्नर शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की तथा वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती राज पर विजय प्राप्त कर अवंती मगध संघर्ष को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया और इसी समय वत्स एवं कौशल को भी मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक बहुत ही फेमस है क्योंकि इसके समय में बौद्ध सम्मेलन हुआ था। काकवर्णीन के नाम से भी प्रसिद्ध था, जो अपने अल्पकालीन शासन में ही कालाशोक ने पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी बना दिया। हाँ, तो अब हम लोग नंद वंश में। तो सबसे पहला जो आपको ये पूरा याद होना चाहिए कि मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ वो कौन कौन सा वंश था, तो आपको पूरा वंश एकदम सीरीज से याद होना चाहिए। तो अब है जो शिशुनाग वंश के बाद आप शुरू होता है नंद वंश। शिशुनाग वंश की सत्ता पर अधिकार करके महापद्मनंदन ने 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की। महापद्मनंदन का सबसे प्रमुख अभियान कलिंग विजय था। तो ये इंपॉर्टेंट है, महापद्मनंदन का सबसे प्रमुख अभियान कलिंग विजय था। कलिंग कहाँ पे है? उड़ीसा वाले एरिया में पाया जाता है, जिसमें विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग की जिन मूर्तियों को उठा लाया था, हाथी गुम्फा अभिलेख में महापद्मनंदन द्वारा कलिंग के एक नहर निर्मित कराए जाने का भी उल्लेख मिलता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या मिलता है? तो महापद्मनंदन द्वारा कलिंग में एक नहर निर्मित कराए जाने का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार महापद्मनंदन को ब्राह्मणों का विरोधी और क्षत्रियों का विनाशक होने के कारण अखिल छत्रांतकारी, ये पूछेगा कि अखिल छत्रांतकारी किसे कहा जाता है, तो इसमें चार ऑप्शन दे देगा, उसमें अलग अलग राजा का नाम देगा। तो आपको याद होना चाहिए कि वह महापद्म नंदन था और सर्व छत्रांतक कहा जाता था। महापद्मनंदन ने स्वयं को कौन सी उपाधि दी थी? एक राट की उपाधि धारण की थी। वह शूद्र जाति का था तथा भारतीय इतिहास का प्रथम शूद्र शासक माना जाता है। नंद वंश में कुल 9 शासक हुए, जिसमें अंतिम शासक धनानंद था। हालांकि वह अपनी जनता में सर्वाधिक अलोकप्रिय था, लेकिन उसकी सैन्य शक्ति को देखते हुए सिकंदर की सेना ने मगध पर आक्रमण करने से मना कर दिया था। किंवदंतियों मतलब कहानियों के अनुसार धनानंद ने चाणक्य नाम के एक ब्राह्मण को अपने दरबार से बेइज्जत किया था और इसी चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से नंद वंश को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण क्या क्या उत्कर्ष का कारण था, क्या वजह था कि मगध साम्राज्य ही सबसे पहले डेवलप हो गया, सबसे ज़्यादा मतलब उसका डेवलपमेंट का कारण था, उसका सबसे बड़ा डेवलपमेंट का कारण था कि वो गंगा नदी के किनारे डेवलप हो रहा था। तो वहाँ की जो नदी, वहाँ का जो एरिया था वो उपजाऊ था और उससे कृषि होता था और कृषि के कारण वहाँ के लोग संपन्न लाइफ जीते। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण, मगध का राज्य मध्य मतलब मिडिल गांगे घाटी के केंद्र में स्थित था, जो अत्यधिक उर्वर और एवं समृद्ध था। कृषि की संपन्न अवस्था के कारण शासक वर्ग के लिए आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति आसान थी, जो साम्राज्य विस्तार के लिए आवश्यक था। व्यापार की समृद्ध अवस्था होने के कारण अतिरिक्त आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध थे। इस क्षेत्र में लोहे की अनेक खानें भी थी, जो उन्नत किस्म के हथियारों के निर्माण में सहायक थी। मगध में हाथी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जिनकी सहायता से विरोधी शासकों के दुर्गों और नगरों पर अधिकार आसान था। मगध की दोनों राजधानी राजगीर और पाटलिपुत्र अत्यंत सुरक्षित और सुदृढ़ थीं। राजगीर जहां 5 पहाड़ियों से घिरा दुर्भेद दुर्ग था, वहीं पाटलिपुत्र 4 नदियों गंगा, गंडक, सोनपुर और पुनपुन से घिरा सुरक्षित जल दुर्ग था। इन सब के अतिरिक्त मगध में ऐसे योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक हुए जिन्होंने मगध साम्राज्य के विस्तार को संभव बनाया। अब उसके बाद नंद वंश के बाद जो आता है वो सबसे मौर्य वंश आता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो धनानंद को हरा दिए थे
और तो उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। और मौर्य साम्राज्य सबसे मगध साम्राज्य में सबसे जो फेमस सत्ता आई है वो मौर्य साम्राज्य की हुई है। तो मौर्य साम्राज्य गणतंत्रात्मक प्रवृत्ति पर राजतंत्रात्मक प्रवृत्ति की अंतिम विजय का घोतक माना जाता है। आर्यों के इस क्षेत्र के आगमन के पश्चात ये प्रथम साम्राज्य था जिसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। उसके इस कार्य में चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी है, नामक एक ब्राह्मण ने सहयोग दिया और जिसे अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक भी माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर की वापसी के बाद व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अत्याचारी शासक धनानंद का वध करके 320 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो आपको याद होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य का जो शुरुआत था वो कब से हुआ था, तो 320 ईसा पूर्व से। पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त एक शूद्र जाति का था, जबकि बुद्ध साहित्यों के अनुसार चंद्रगुप्त एक क्षत्रिय था। मुद्रा राक्षस के समालोचक धनुधीराज के अनुसार मुरा, जो नंदों की एक रानी थी, संभवतः चंद्रगुप्त की माँ या दादी थी। राजतरंगिणी के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता शकुनी थे। अधिकांश इतिहासकार उसे मौर्य कुल का क्षत्रिय मानते हैं। पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश को सबसे पहले यूनानियों के गिरफ्त से मुक्त कराने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय इतिहास के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो पश्चिम उत्तर वाला जो एरिया था उसको यूनानियों के गिरफ्त से छुड़ा दिया था, वो इनफैक्ट जीत लिया था, इसलिए उसे कहा जाता है भारतीय इतिहास का मुक्तिदाता। तो ये क्वेश्चन बनता है और इसका आंसर आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा और एकदम धुआंधार आंसर देना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेना नायक सेलुकस निकेटर को युद्ध में पराजित किया तथा उसके साथ 305 ईसा पूर्व में संधि कर ली। संधि के तहत चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार दिए। सेलुकस से सिंधु घाटी के पार स्थित क्षेत्रों काबुल, कंधार, हिरात, बलूचिस्तान और मकरान को प्राप्त किया। दोनों के बीच संभवतः वैवाहिक संबंध भी बने। यूनानी लोग चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोटस कहते थे। बाद में सेलुकस का दूत मेगास्थनीज, ये बहुत फेमस है, 315 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया और मेगास्थनीज के इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन की विस्तृत चर्चा मिलती है। और ये 64th बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि वो कौन सी बुक है जिसमें मौर्य साम्राज्य का नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन की विस्तृत चर्चा मिलती है। ज्यादातर लोग इसको अर्थशास्त्र लगाए थे, लेकिन नहीं, इसका आंसर होगा इंडिका। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि उस समय दो बुक जो सबसे फेमस हुआ वो इंडिका था और अर्थशास्त्र था। तो उसमें इंडिका में क्या कहा गया, अर्थशास्त्र में क्या कहा गया, वो भी आपको पता होगा, क्योंकि अब बीपीएससी वैसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब वो बहुत अंदर से ये नहीं पूछेगा कि इंडिका का राइटर कौन था, मेगास्थनीज। अब वो पूछेगा कि इंडिका में किस चीज के बारे में बात किया गया। नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन, मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन की विस्तृत चर्चा मिलती है। अब आते हैं हम इसमें पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा जाता है। तो किस बुक में पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा जाता है, तो इंडिका में। पाटलिपुत्र के प्रशासन का दायित्व 30 नागरिकों की सभा पे था, जो 5 सदस्यों में 6 समितियों में संगठित थे। भारत में प्रथम केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का श्रेय किसको मिलता है, तो ये भी पूछेगा कि भारत में प्रथम केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को ही दिया जाता है। और चंद्रगुप्त के प्रशासन का पूर्ण विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। तो आपको ये चंद्रगुप्त के प्रशासन का पूर्ण विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, जिसमें 28 अध्यक्षों और 18 तीर्थों की चर्चा है। परिशिष्ट पर्वन के अनुसार अपने शासन के आखिरी दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो ये पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को स्वीकार किया था, तो जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। और भद्रबाहु के साथ श्रावणबेलगोला प्रस्थान कर गया। श्रावणबेलगोला क्या, कर्नाटका में।
प्रचलित जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त ने उपवास करके अपने शरीर का परित्याग कर दिया और इस प्रकार चंद्रगुप्त ने 320 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष पटना के समीप कुम्हरार गांव में मिलते हैं, जिसे खोजने का श्रेय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुम्हरार में जो अवशेष है मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के महल का, उसका श्रेय किसको मिलता है? तो अस्पूनर का। ये क्वेश्चन पूछेगा, एकदम ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो आप सोच नहीं सकते कि क्या आप ये पूछेगा खोजा कौन था। तो हाँ, खोजा कौन था? तो अस्पूनर खोजा था। कहाँ मिला है? तो कुम्हरार में मिला है। कुम्हरार कहाँ है? तभी पटना में है, आप जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छा वहाँ पे पार्क वार्क बना दिया है, टूरिस्ट प्लेस। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन बने? तो बिंदुसार। अब ये बात है, देखिए हम लोग सब कंफ्यूज होते हैं, बिंबिसार बिंदुसार। बिंदुसार जो था वो मौर्य साम्राज्य का सेकेंड उत्तराधिकारी था, दूसरा उत्तराधिकारी। और बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था। तो वो हर्यक वंश पहले आया, मौर्य साम्राज्य बाद में आया, तो ये आपको पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से लेकर 269 ईसा पूर्व को यूनानी स्रोतों में अमिट्रोचेटस, संस्कृत में अमित्रघाट, दुश्मनों का हंता, तथा जैन परंपरा के अनुसार सिंहसेन कहा जाता है। ये तीनों नाम जो है वो बिंदुसार का है। सीरिया के सेल्यूसिड राजा एंटियोकस प्रथम और बिंदुसार के मध्य अच्छे राजनयिक संबंध थे। बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस का राजू डायमेकस आया। तो ये भी पूछता है कि बिंदुसार के दरबार में सेल्यूसिड राजा एंटियोकस का राजदूत का नाम क्या था, ये पूछेगा, तो डायमेकस था। बिंदुसार द्वारा एंटियोकस प्रथम से मीठा शराब, सूखे अंजीर एवं सोफिस्ट यानी ज्ञानी व्यक्ति मौर्य दरबार में भेजने का अनुरोध किया गया था। बिंदुसार के दरबार में आजीविका संप्रदाय से संबंध पिंगल वत्स नामक एक भविष्य वक्ता भी था। तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने 16 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, जो दोनों समुद्रों संभवतः अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच के क्षेत्र में थे। यूनान के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में डायोनियस को नियुक्त किया था। अशोका वंदन के अनुसार बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। उसके बाद अब बिंदुसार का जो बेटा थे वो थे अशोक। और अशोक आप जानते हैं, हर कोई जानता है कि अशोक एक सबसे फेमस महान सम्राट के रूप में फेमस हुए, मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट के रूप में फेमस हुए। हाँ, अशोक के बारे में जानते हैं, वो सबसे फेमस महान सम्राट अशोक के नाम से जाना गया। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। लगभग 4 वर्ष 272 ईसा पूर्व से लेकर 269 ईसा पूर्व तक चला। अंततः अशोक ने 269 ईसा पूर्व में सम्राट बना और मौर्य वंश का महानतम शासक सिद्ध हुआ। दीपवंश और महावंश के अनुसार सत्ता प्राप्त करने के लिए अशोक द्वारा अपने सबसे छोटे भाई तिस्सा को छोड़कर से सभी 99 भाइयों का कत्ल कर दिया गया। बिंदुसार के एक मंत्री राधागुप्त ने उत्तराधिकार के संघर्ष में अशोक की सहायता की थी। हालांकि अशोक ने आरंभ में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, लेकिन 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के स्थान पर धर्म विजय की नीति को अपनाने को प्रेरित किया। धर्म विजय के उद्देश्य से उसने विदेशों से संबंध बनाए। अपने दूत श्रीलंका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, यूनानियों द्वारा शासित राज्यों सीरिया, मिस्र, साइरिन, मैसेडोनिया और एपिरल में भेजे। इसके माध्यम से उसने शांति, सद्भाव और सह अस्तित्व की भावना का प्रचार किया। इसके प्रचार के लिए उसने एक नए अधिकारी धम्म महामात्र की नियुक्ति की तथा शिलालेख एवं स्तंभ लेख जारी करवाए। उल्लेखनीय है कि केवल मस्की शिलालेख अशोक के नाम का उल्लेख करता है। तो ये पूछेगा कि अशोक के नाम का उल्लेख किस शिलालेख में है, तो मस्की शिलालेख में है। केवल भाब्रू शिलालेख उसने मगध के राजा के रूप में पेश करता है। तो मगध के राजा के रूप में उसे कौन सा शिलालेख पेश करता है, तो भाब्रू शिलालेख। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि अशोक का नाम उल्लेखनीय किस शिलालेख में है, तो मस्की शिलालेख में, और भाब्रू शिलालेख में उसे मगध के राजा के रूप में पेश किया था। अशोक का अलंकृत नाम देवानाम पियदस्सी था, जिसका उल्लेख
जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 में खोजे गए एक उल्लेख में था। अशोक के शासन काल के अधिकांश भाग में असंधिमिता पटरानी बनी रही है। इसके मृत्यु के पश्चात 30 रखा को यह दर्जा प्राप्त हुआ। इलाहाबाद स्तंभ लेख के अनुसार तिवारा की माता कुरु वाकी ने ही संभवतः 30 रखा की उपाधि धारण की थी। दिव्य वदान के अनुसार अशोक की तीसरी रानी पद्मावती थी, जो कुणाल और धर्म विमवर्धन की माता थी। संघमित्रा और चारुमती अशोक की पुत्रियां थीं। संघमित्रा एक ट्रेन चलती है पटना से लेके बेंगलोर, इसी नाम पे। संघमित्रा और चारुमती अशोक की पुत्रियां थी। चारुमती का विवाह नेपाल के एक क्षत्रिय देवपाल के साथ हुआ। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था और अशोक द्वारा श्रीनगर शहर का निर्माण कराया गया। तो ये भी बात है, श्रीनगर का शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। अशोक द्वारा 14 शिलालेख, याद रखना चाहिए, 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख और कई छोटे छोटे शिलालेख और स्तंभ लेख जारी किए। शिलालेख साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों, महत्वपूर्ण शहरों और व्यापारिक रास्तों एवं धार्मिक स्थलों पर मुख्य रूप से लगाए जाते थे। अशोक बहुत दिमाग वाले थे, वो जानते थे कि हम रहे ना रहे, हमारी बातें रहनी चाहिए, तो वो पूरा शिलालेख ये सब लगवा दिया, स्तंभ लेख, ताकि आज भी हम उनके बारे में सब कुछ जान पा रहे हैं। शिलालेख को स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा गया, जिससे जनता को पढ़ने और समझने में आसानी हो। इसके मुख्य रूप से जो भाषाएं थी, प्राकृतिक भाषा थी, ब्राह्मी लिपि जो पूर्वी भारत में थी, खरोष्टी लिपि पश्चिमोत्तर भारत में, और ग्रीक व अरामाइक लिपि सीमा प्रांत का प्रयोग था। मतलब जहाँ जो भाषा को समझा जाता था वहाँ वैसी भाषा को यूज किया था। और ये पूछता है कि पूर्वी भारत में कौन सी लिपि का यूज था? तो ब्राह्मी लिपि का, पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्टी लिपि का, और ग्रीक और अरामाइक लिपि सीमा प्रांत में प्रयोग किया गया था। बिहार में अशोक के अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख बराबर सहस्राम और चंपारण से प्राप्त हुए हैं। वैशाली एवं पाटलिपुत्र से अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन पर अभिलेख नहीं उत्कीर्ण है। उल्लेखनीय है कि अशोक अभिलेख जारी करने वाला पहला भारतीय शासक था। इन अभिलेखों के माध्यम से उसने सीधे अपनी जनता को धर्म का संदेश दिया। अशोक ने अपने शासन के 12वें वर्ष में जहानाबाद में स्थित बराबर की पहाड़ियों में सुदामा गुफा, ये पूछता है सुदामा गुफा का निर्माण कराया तथा उसे आजीविकों को दान दे दिया। आप अभी भी वहां जाके देख सकते हैं। अब उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म को व्यापक पैमाने पर संरक्षण प्राप्त किया और पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 247 ईसा पूर्व में करवाया। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु उसने श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, अन्य देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु प्रतिनिधि मंडल भेजे। तो आप समझ ही जाएंगे कि अब अभी जो बौद्ध धर्म नेपाल में है, श्रीलंका में है, म्यांमार में है या और जापान में है, ये सब किसके वजह से है? तो ये सारे का सारा अशोक के ही वजह से है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ये क्वेश्चन पूछता है, श्रीलंका को अशोक ने अपने बेटे और बेटी को भेजा, तो उसका नाम क्या है? तो महेंद्र, और बेटे का नाम महेंद्र और बेटी का नाम संघमित्रा। अशोक ने स्वयं बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध से संबंधित सारे पवित्र स्थानों की यात्रा की, जिसमें महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा महत्वपूर्ण है। अशोक द्वारा जारी किए गए, ये पूछता है, अशोक द्वारा जारी किए रुमनदेही अभिलेख से प्रमाण मिलता है कि अशोक ने महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान के लोगों की भूमि कर में कमी कर दी थी। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक पहले शैव था, मतलब शिव भगवान को मानते थे, और अशोक को उपगुप्त नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था। क्या? राजतरंगिणी जो एक बुक है, उसके राइटर है कल्हन। तो वही राजतरंगिणी के अनुसार कहा जाता है कि अशोक जो पहले शिव भगवान के प्रवर्तक थे, बाद में वो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। उपगुप्त नाम का व्यक्ति भिक्षु था जो उन्हें बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया। मौर्य शासन काल में पाटलिपुत्र बौद्धिक क्रियाकलापों का बड़ा केंद्र था। इस समय पाटलिपुत्र में, ये इंपॉर्टेंट है, प्रमुख विद्वान कौन कौन से थे? तो ये पूछता है, एकदम बहुत धमाकेदार पूछता है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है ऐसे नहीं पूछता है, अब अंदर का बात पूछेगा। तो अब देखिए, प्रमुख विद्वान उपवर्षा थे। वो क्या चीज के लिए? तो मीमांसा और वेदांत के टीकाकार थे। वैश्य जो थे वो पाणिनि के गुरु थे। पाणिनि क्या थे? तो पाणिनि प्रसिद्ध व्याकरण और अष्टाध्यायी के रचयिता थे। चरक चिकित्सा शास्त्री थे। पिंगला
छंदो विचति के लेखक थे। व्याधि ज्यामिति सूत्र मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक सूत्र संग्रह के लेखक थे। चाणक्य कूटनीतिज्ञ थे आदि। महावस्तु नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में राजगृह में 36 प्रकार के शिल्पी रहते थे और पुराणों के अनुसार मौर्य का शासन लगभग 137 वर्षों तक चला। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 150 ईसा पूर्व करके मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य 2 भागों में, पूर्वी भाग एवं पश्चिमी भाग में विभक्त हो गया। एक अच्छा राजा मर जाने के बाद यही होता है, सारा राज टुकड़ा टुकड़ा में बट जाता है। पूर्वी भाग का शासक दशरथ था, जबकि पश्चिमी भाग में कुणाल का शासन था। पुराणों के अनुसार दशरथ ने 8 वर्षों तक शासन किया, जबकि पश्चिमी भाग में कुणाल के बाद संप्रीति ने उज्जैन से शासन किया। अंततः 181 से लेकर 180 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का समाप्ति हो गया। तो आपको ये होना चाहिए याद कि शुरू कब से हुआ था, तो 320 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था और 180 ईसा पूर्व के बाद खत्म हो गया। तो इसके बाद कौन सा वंश आया, तो शुंग वंश आया। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग था जो मार दिया था उनके राजा को, लास्ट राजा को, तो शुंग वंश। तो मौर्यों के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण वर्ण का था। उसके शासन काल में यूनानियों ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, साम्राज्य के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। पुष्यमित्र शुंग के अधीन केवल मध्य गांगे घाटी और चंबल नदी से संबद्ध क्षेत्र रह गए। कलिंग के शासक कौन थे, खारवेल ने संभवतः पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में मगध पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। पुष्यमित्र ने कलिंग के शासक खारवेल ने संभवतः पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में मगध पर आक्रमण किया था, विजय प्राप्त की। पुष्यमित्र ने विदेशी आक्रमणकारियों से मगध की रक्षा की। संभवतः उसने जालंधर और साकल सियालकोट तक अपनी सत्ता का विस्तार किया। उसके शासन काल में विदिशा विजय उसके पुत्र अग्निमित्र द्वारा संपन्न की गई, जबकि यूनानियों पर विजय हुई। दोनों ही अवसरों पे उसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसकी पुष्टि धनदेव के अयोध्या अभिलेख से होती है। उसने बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की, उनके स्तूपों और विहारों का विनाश किया। शुंग वंश के काल में ही संभवतः डेमीट्रियस का आक्रमण पाटलिपुत्रा पे हुआ। यह क्वेश्चन पूछने लायक है कि डेमीट्रियस का आक्रमण, यूनानी राजा डेमीट्रियस का आक्रमण किसके वंश में हुआ था, तो शुंग वंश पे हुआ था। शुंग वंश के दौरान शुंग ब्राह्मण थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई। पातंजलि शुंगों के, ये पूछता है पातंजलि किसके दरबार में थे। हम लोग ज्यादातर बोल देंगे मौर्य साम्राज्य में थे, लेकिन नहीं, पातंजलि शुंगों के राज दरबार में रहते थे। संभवतः मनुस्मृति का संकलन शुंग काल में ही हुआ था। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे। इसके बाद जो वंश आता है वो कण्व वंश आता है, ये इंपॉर्टेंट है। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की 75 ईसा पूर्व में हत्या करके उसके सचिव वासुदेव ने मगध पर कण्व वंश की स्थापना की। इस वंश की जानकारी का एकमात्र स्रोत पुराण है। कण्व भी ब्राह्मण थे। इनके शासन काल में मगध राज्य संभवतः पाटलिपुत्र के क्षेत्र तक ही सीमित हो गया। इसके बाद मगध का राजनीतिक महत्व लगभग समाप्त हो गया। कण्व वंश के अंतिम शासक को आंध्र सातवाहनों ने अपदस्थ कर दिया, लेकिन इनके मगध पर शासन का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। प्रथम शताब्दी में कुषाण नरेश कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और यहाँ से महात्मा बुद्ध का एक जल पात्र एवं प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने साथ ले गए। अश्वघोष को उसने अपने दरबार पुरुषपुर में प्रश्रय प्रदान किया। इसके पश्चात मगध के शासकों ने कुषाणों की अधीनता स्वीकार कर ली। बिहार में कुषाण कालीन अवशेष अनेक स्थानों से प्राप्त होता है। कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात मगध पर संभवतः वैशाली के लिच्छवियों का नियंत्रण रहा, लेकिन कुछ इतिहासकार इसके विपरीत मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण मानते हैं। हालांकि इस काल का इतिहास
अस्पष्ट है। तो ये पार्ट सेकंड खत्म हुआ। अब अगले दिन हम पार्ट थर्ड शुरू करेंगे, जिसमें महावीर और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, महावीर जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। और ये तो ऐसा है कि बस आपसे अगर प्राचीन इतिहास से 10 से 12 क्वेश्चन आता है तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन महात्मा बुद्ध और जैन धर्म से आना ही है। मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म से तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसके लिए भी आप बहुत ध्यान से इसके बाद वाला वीडियो भी देखिएगा।